बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल स्टेटमेंट। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन ग्रामी, पिछले चंद दिनों से ट्विटर पर एक हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहा है कि मुल्की बका सदारती निज़ाम या प्रेसिडेंशियल सिस्टम। आखिर ये सदारती निज़ाम क्या है और इसकी पाकिस्तान में ज़रूरत क्यों पेश आई, और कौन लोग हैं जो सदारती निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं। क्या इससे पहले भी पाकिस्तान में सदारती निज़ाम गुजरा है कि नहीं, और जो पार्लिमानी निज़ाम है ये क्यों फलाप हो चुका है, और पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में फ़र्क क्या है। नाज़रीन ग्रामी, जनरल अयूब ख़ान से लेकर जनरल मुशर्रफ तक सदारती निज़ाम था। बीच में पार्लिमानी निज़ाम लाने की कोशिश की गई, लेकिन दोबारा अमरीत ने कब्ज़ा करके सदारती निज़ाम को ही जारी रखा। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की ये है कि ये जितना भी सदारती दौर गुजरा है, ये लोग आवाम की वोटों से सेलेक्ट होकर सदर नहीं बने, बल्कि ये मार्शल लॉ लगाकर जबरन इस मुल्क के ऊपर नाफिज हुए और इन्होंने मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम राइज किया। पार्लिमानी निज़ाम ने हमें कुछ भी न दिया। पार्लिमानी निज़ाम असल में फलाप क्यों हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पार्लिमानी निज़ाम में करप्शन जो थी वो बेताज थी। करप्शन को कोई भी नहीं पकड़ सकता था। पार्लिमानी निज़ाम को जो है वो वज़ीर आज़म लीड करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के हाथ जो है वो बंधे होते हैं। एक तरफ से अपोजिशन का उनके ऊपर शदीद दबाव होता है, जिसकी वजह से वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अपनी पार्टी के अरकान में से अगर कोई नाराज़ हो जाए, उसको अपनी मर्जी का ओहदा ना मिले, उसके किसी बंदे की ट्रांसफ़र ना हो, उसके बंदे किसी इदारे में भर्ती ना हो, या किसी थाने या किसी नैब में या किसी अदालत में उसके किसी पार्टी वर्कर की या उसकी हमायत याफ्ता लोगों का कोई केस चल रहा हो, तो पार्टी या मौजूदा वज़ीर आज़म या उनकी टीम उनको सपोर्ट ना करे, तो फिर भी अपने ही लोगों की तरफ से वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म इतनी आसानी से डिलीवर नहीं कर सकते जितनी आसानी से सदर जो है या सदारती निज़ाम में जो भी बंदा सदर बनता है वो डिलीवर कर पाता है। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म जो है वो चंद लोगों के हाथों यरगमाल बना होता है। वो अपनी पार्टी की तरफ से भी यरगमाल होता है और जो अपोजिशन होती है उनकी तरफ से भी उसे यरगमाल बनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आप देख लें, पूरी दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जिनमें चीन है और रशिया है, अमेरिका है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, जितने भी आप मुल्क उठा के देख लें, वहाँ पर सदारती निज़ाम है और वोटों के ज़रिए एक शख्स को मुंतखब करके मुल्क का सदर बनाया जाता है और मुल्क की सारी भाग दौड़, मुल्क के अहम फैसले, मुल्क की अदलिया, मुल्क की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट, सारे अदारे सदर के अंडर रहकर काम करते हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज तक पहले तो सदारती निज़ाम को पूरी तरह यहाँ पर आने ही नहीं दिया, लेकिन जिस वक्त पाकिस्तान में जो सदारती निज़ाम आया भी वो गलत रास्ते से आया है, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में डिलीवर करने की कोशिश की है। लेकिन मौजूदा जो सदारती निज़ाम की सदा गूंज रही है, इसमें कुछ ऐसा ही होगा कि मुल्क के सदर को अवाम मुंतखब करेगी, अवामी रेफरेंडम होगा, अवाम जिसको वोट देगी वो शख्स पाकिस्तान का सदर बनेगा। लेकिन यहाँ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम में फ़र्क क्या है। पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म जो होता है वो मेंबरान कौमी असम्बली की वोटों से जो है वो मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनता है, लेकिन इसके बरअक्स सदर जो है वो पूरे मुल्क से अवाम की वोटों से सदर मुंतखब होता है और जितने भी अख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म के पास होते हैं, जबकि सदारती निज़ाम में सारे के सारे अख्तियारात जो हैं वो सदर के पास होते हैं। सदर अपने अख्तियारात को ऑल इन वन होता है, वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर सकता है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म अपने अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पार्लिमानी निज़ाम में वज़ीर आज़म को सिर्फ उसकी कुर्सी पे बिठाया जाता है, लेकिन उसके हाथ पाँव जो हैं वो बांधे जाते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर सकता, उसको पार्लिमान को साथ लेकर चलना पड़ता है। अगर वो कोई भी फ़ैसला करेगा, अगर वो कोई भी कानून साज़ी करेगा, तो पहले उसको पार्लियामेंट में बिल के तौर पर पेश करेगा। अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत उसको मंजूरी देगी तो वो कोई कानून पास कर सकेगा। इसके मुकाबले में सदर ऑल इन वन होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। पार्लिमानी निज़ाम में
جو وزیر اعظم کی ٹیم ہوتی ہے وہ بھی منتخب ممبران قومی اسمبلی ہوتے ہیں جو لوگوں سے ووٹ لے کر آتے ہیں، اور صدر جو ہے وہ ٹیم اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ اپنے منتخب نمائندے کرے، چاہے وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اچھا بندہ ملے اس کو اپنے ساتھ رکھے، چاہے اس کو بیوروکریسی میں سے کوئی اچھا بندہ ملے، کوئی لائق بندہ ملے، کوئی ذہین بندہ ملے، اس کو اپنی ٹیم میں رکھے، وہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اپنی ٹیم بنانے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے، لیکن جبکہ صدارتی نظام میں صدر کے پاس ہے، وہ جیسی چاہے اپنی ٹیم بنا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبائی سطح پر، پارلیمانی نظام میں صوبائی سطح پر بھی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے، جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ بھی صوبائی ممبران اسمبلی کی ووٹوں سے بنتا ہے، جبکہ صدارتی نظام میں جو گورنر بنے گا کسی بھی صوبے کا، وہ بھی جس طرح صدر ووٹیں لے کر پورے ملک سے ووٹیں لے کر صدر بنے گا، اور صوبائی سطح پر صوبے سے ووٹ لے کر جو شخص آئے گا وہ گورنر بنے گا۔ پارلیمانی نظام میں اگر پارلیمنٹ میں جتنے بھی ممبران موجود ہیں ان کو وزیر اعظم سے شکایت ہے، وزیر اعظم سے وہ مطمئن نہیں ہے، تو اس کے خلاف وہ عدم اعتماد لا سکتے ہیں، لیکن صدارتی نظام میں جب تک عوام اپنا فیصلہ نہیں سنائے گی اس وقت تک صدر کے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں لا سکتا، کوئی بھی صدر کو اپنی کرسی سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی بھی دنیا کی طاقت، جب تک عوام اس کے خلاف روڈوں پہ آ کر یا عوام دوبارہ ریفرنڈم کا مطالبہ نہیں کرتی، وہ بھی اکثریت رائے دیکھی جائے گی۔ تو اس طرح پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اپنی مرضی سے نہ بن سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اپنا جو ڈیوریشن ہے اس کو پورا کر سکتا ہے، لیکن صدارتی نظام میں یہ چیز اس کے بالکل برعکس ہے۔ صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ ملک کو چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹ میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ جہاں پر عوام کی مشکلات کو آسانی سے حل کیا جائے، اور صدر جو ہے وہ اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹ میں ملک کو تقسیم کر کے جہاں پر عوام کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بلدیاتی نظام کو اس طریقے سے فعال کرے کہ کوئی مشکلات عوام کے لیے پیدا نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے ملک میں جو پارلیمانی نظام ہے وہ کرپشن کا گڑھ ہے، وہاں پہ جو لوگ ہماری ووٹوں سے منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں ان کی اپنی عیاشیاں لگی رہتی ہیں، اس لیے وہ اس ملک میں صدارتی نظام کے خلاف ہیں۔ اگر اس ملک میں صدارتی نظام آتا ہے تو ان کی کھائی پی بند ہو جاتی ہے، ان کی یہ جو عیاشیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ آل ان ون صدر ہوتا ہے، اور صدر جو ہے وہ ان کے چیک اینڈ بیلنس کو چیک کر سکتا ہے، کیونکہ وہ صدر کے خلاف کسی قسم کا کوئی قانونی کارروائی کر نہیں سکتے، کسی قسم کی عدم اعتماد لا نہیں سکتے، جبکہ پارلیمانی نظام میں وہ وزیر اعظم کو بلیک میل ضرور کر سکتے ہیں۔ لیکن میں بھی خواہشمند ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ ہمارا ملک اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط کرے جو ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے ملک کی عوام کے لیے بہتر ہوں۔